काम धंधे चौपट हो गए हैं, गरीब लोग बेचारे तरह तरह कर रहे हैं। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस गुरुग्राम के बाहर किया प्रदर्शन और साथ ही डीसी को ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन रोहतक में हुए किसानों के खिलाफ लाठीचार्ज के विरोध में किया गया और साथ ही कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको हमारी संवाददाता मानसवी शर्मा की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। जैसे कि हमने अपनी लाइव वीडियो में आपको बताया था कि कांग्रेसी कार्यकर्ता आज मिनी सेक्रेटेरिएट डीसी ऑफिस के बाहर आके विरोध प्रदर्शन करेंगे और वही मंजर आज हमारे सामने आया। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसी दौरान जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उन्होंने काफ़ी बड़े बयान दिए हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी और आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे हुआ ये विरोध प्रदर्शन। और विरोध प्रदर्शन का जो मेन मोटिव था वो किसानों पे हो रहे अत्याचार को लेकर ही था। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। हाँ, सुरेश यादव जी मैम। हरियाणा प्रदेश जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी। इतनी परेशानियां चल रही है और देश तरह तरह कर रहा है, अत्याचार हो रहा है, किसानों पे लाठीचार्ज होने लग रहा है और ना मोदी को जू चल रही है ना खट्टर साहब को जू चल रही है। इतनी परेशान हो गई है जनता। कोरोना का सहारा लेकर के पब्लिक का बेरोजगार कर दिया है, परेशान कर दिया है। और इसके अलावा काम धंधे चौपट हो गए हैं, गरीब लोग बेचारे तरह तरह कर रहे हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मनीष खटाना, नेशनल स्पोक्सपर्सन, यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुड़गांव। सर, आज आप लोग सारे विरोध प्रदर्शन में आए थे यहाँ पे, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आए दिन किसानों को लेके जो बीजेपी सरकार का रवैया है वो काफ़ी गलत हो रहा है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान विरोधी सरकार है, ये पूरा देश जानता है। सिर्फ दो आदमियों के लिए सरकार चल रही है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। ये आम जनता भी जान चुकी है, देश का किसान भी जान चुका है, देश का जवान भी जान चुका है। आज करीब 4 महीने से देश का किसान जो सरहदों पर जिनके जवान लड़ रहे हैं, आज उनके जो पिता, जो उनके बुजुर्ग आज देश के लिए, उस संविधान के लिए लड़ रहे हैं जो संविधान कभी अंबेडकर साहब ने बनाया था। आज इन्होंने सब चीज़ें ताक पर रख दी हैं। 4 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन हो चुका है, 300 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। उसके बाद भी ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, गूंगी बहरी सरकार है। इसको जगाना बहुत ज़रूरी है, देश को, युवाओं को और जितनी भी विपक्ष में पार्टियां हैं उन सभी को, चाहे संसद में आवाज़ उठाई जाए, चाहे राज्यसभा में वो उठाई जाए। ये सरकार कहीं भी किसी भी कीमत पर अडानी और अंबानी से बाहर निकलने के लिए राजी नहीं है। सर, अब यहाँ पे एक बात और उठती है कि राहुल गांधी जी किसानों के हित के लिए शुरू से ही तत्पर है, तो अब अगर आप लोगों की सरकार सत्ता में आती है तो किसानों के लिए किसानों के क्या क्या हित होंगे? देखिए जी, राहुल गांधी जी ने चाहे भट्टा परसौल का मामला हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, उस समय चाहे हमारी खुद की सरकार हो, तब भी हमने आवाज़ उठाई थी कि किसान, हिंदुस्तान में 70% से ज़्यादा की आबादी किसान और भूमि पर आधारित है। अगर हमारा देश का किसान ही मर जाएगा तो देश की तरक्की बहुत मुश्किल है। और अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है, आप देखिए इस कोरोना काल में अगर कहीं भी अगर कुछ बचा है, अगर किसी ने बचाया है तो किसानों ने बचाया है। और आज ये सरकार जो इस तरीके से किसानों को मारने पे तुली हुई है वो गलत है। किसान सिर्फ एमएसपी मांग रहे हैं, तो एमएसपी, मुझे नहीं लगता कि एमएसपी को गलत चीज़ है। तो सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, सरकार एक राजा होता है, राजा का काम होता है कि अपनी प्रजा की बात सुनना और प्रजा के हित के लिए काम करना। अगर आज राजा हमारा अडिग हो गया है, राजा किसी बात पर अड़ियल रवैया अगर आजमा रहा है तो वो गलत है। आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए और उसमें अमेंडमेंट करके उसमें चेंजिंग करनी चाहिए, जिसके लिए किसान अपना घर परिवार छोड़कर सर्दी में, गर्मी में, बरसात में वहाँ बैठा हुआ, उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि इसी किसान ने आपको चुनकर राज्यसभा और लोकसभा में भेजा है। जो बीजेपी सरकार है वो खुल के क्यों नहीं आ रही है, किसान आंदोलन पे खुल के क्यों नहीं बोल रही? देखिए, बीजेपी सरकार खुल के इसलिए नहीं बोली क्योंकि अडानी और अंबानी ने प्रदेशों में अलग अलग जगह पर ज़मीनें खरीद चुके हैं। ये लोग जहाँ पर रेल कॉरिडोर के पास में इन्होंने ज़मीन ले रखे हैं और ये चाहते हैं कि एमएसपी ख़त्म हो जाए और मन चाहे रेट पर ये किसानों से उनकी फसल खरीदेंगे और अपना मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि जिस दिन से ये सरकार आई है, आप देखिए 2014 से लेकर आज तक अगर देश में किसी की संपत्ति बढ़ी है तो अडानी और अंबानी की बढ़ी है। कोरोना काल में जहाँ लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं थे, वहाँ इनकी संपत्ति 100 गुना बढ़ गई। तो आप ये सोचने वाली बात है कि जब एक
पूरा देश जहां माइनस में जा रहा है, जहां जीडीपी माइनस में जा रही है, जहां देश की ग्रोथ रेट माइनस में आ रही है, तो सिर्फ अडानी और अंबानी ही प्रॉफिट में क्यों जा रहे हैं? देश की सारी सरकारी संपत्तियां एक एक कर बेची जा रही हैं, तो आप कोई घाटे का सौदा तो खरीदता नहीं है। अगर अडानी अंबानी वो संपत्तियां खरीदकर उसको प्रॉफिट में ला रहे हैं, तो ये सरकार भी तो ये काम कर सकती है। सरकार कांग्रेस की बनाई हुई सरकारी संपत्तियों को क्यों बेच रही है? सरकार अपनी संपत्ति बनाए और अडानी अंबानी को बेचे। रेल की बात करें, जहाज की बात करें, चाहे इंडियन ऑयल की बात करें, किसी भी सरकारी संस्था की बात करें, सारी बिक रही हैं और ये कह के बिक रही हैं कि ये घाटे में है। तो वो घाटे की संपत्तियां लेकर अडानी और अंबानी कैसे उनको प्रॉफिट में चला रहे हैं? इसका मतलब सरकार नाकामयाब है। सरकार के पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है, और अगर अडानी और अंबानी के पास ही स्कीम है तो सरकार उनसे स्कीम ले लेना, या वो सरकार को स्कीम नहीं देना चाहते। तो भैया ये सच्चाई और ये है कि दो आदमी देश को बेच रहे हैं और दो आदमी देश को खरीद रहे हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे मोदी जी ने अभी बहुत बड़ा बयान दिया कि ये जो बिल इम्प्लीमेंट हुआ है किसानों का, वो मनमोहन जी ऑलरेडी उसको छोड़ के गए थे। मनमोहन जी जो बिल छोड़ के गए थे ये सरासर झूठ है। मनमोहन जी ऐसा कोई बिल छोड़कर नहीं गए थे, और अगर कोई बिल छोड़ के गया तो उसमें अमेंडमेंट होती है। जब सरकार में अगर कोई बिल पास होता है, लोग उसका विरोध करते हैं, तो उसको जब इन्होंने जीएसटी बनाया, जीएसटी में इन्होंने 28 बार अमेंडमेंट क्यों करी? क्योंकि इनको लगा ना कि वो गलत था। रातों रात इन्होंने 28% देश पर जीएसटी लगा दिया, जो कि वर्ल्ड में सर्वाधिक है। तो जब अमेंडमेंट उस बिल में हो सकता है तो इस बिल में क्यों नहीं हो सकता? क्या इनका एक भी नुमाइंदा किसानों के पास जाके आज तक बात करी? क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मर रहा है तो उसे मरने दो, कोई अगर सड़क पे तड़प रहा है तो तड़पने दो, क्योंकि इनको जिस अडानी और अंबानी ने 2014 के इलेक्शन में मोदी जी के लिए फंड इकट्ठा किया था और देश को पूरे देश में रैलियां करवाई थी, आज वो विपरीत उनके वहाँ पर जो फंड जो लिया था उसको देने का काम कर रहे हैं। चाहे राफेल घोटाला लगा लो, चाहे और घोटाले लगा लो, दुनिया भर के घोटाले इस सरकार में हुए हैं। मीडिया को बिल्कुल इन्होंने हाईजैक कर रखा है, जो बोलने को तैयार नहीं है। ये जो आप लोग थोड़े बहुत कुछ लोग हैं जो दिखा सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो मीडिया के चैनल हैं, आप देख लिया हरियाणा में सरकार कैसे आई थी, 70 पार, 80 पार, 83 पार, और हुआ क्या? तो ये सब लोगों को मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, देश को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं पाप का घड़ा भर जाएगा, तो वो भर चुका है और ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? प्रदीप सिंह जेलदार। सर आज आप लोग सारे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, तो आप बता सकते हैं कि क्या माजरा है, आप क्यों आए थे? जो हमारे किसानों के ऊपर जो मौजूदा सरकार है उसमें जो तानाशाही और उन नियतों के ऊपर जो बर्बरता का व्यवहार किया, जो लाठियाँ बरसाई है, उनको चोटें पहुँचाई है, ये इस सरकार की कफन का कील बनकर रहेंगी। इस सरकार में जो तानाशाही, इनके अंदर जो अपने आप में एक इस तरह का रोल है, वो ज़्यादा दिन रहता है। ये डेमोक्रेसी है, एक सरकार जाएगी एक सरकार आएगी। आज निश्चित तौर पर किसानों के साथ ही नहीं, पूरी 36 बिरादरी, सभी धर्मों के साथ इन्होंने ये व्यवहार किया हुआ है। किसानों के साथ जो हुआ है, ये पूरा देश एक बात से जाना जाता है, कृषि प्रधान देश। आज उसके बेटे को, उस किसान को, जिसका बेटा एक सीमा पे पहरा देता है और एक खेत में जो देश की तरक्की के लिए अपना जीवन दे देता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना, उसके विरोध के अंदर आज हमने ज्ञापन दिया है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोषों के ऊपर जो लाठी बरसाई गई है, जिन्होंने बरसाई, उनकी सजा होनी चाहिए। सर अब यहाँ पे एक बात ये उठती है कि बीजेपी सरकार ये कहती है कि वहाँ पे किसान नहीं बैठे, जो विरोधी पार्टी के लोग भेजे गए हैं वो वहाँ पे बैठे। ये बिल्कुल निराधार झूठी बातें हैं। पूरी देश की जनता जनार्दन, जो सच्चा मीडिया, वो देख रहा है, इस बात को जानते हैं कि ये किस तरह से डाइवर्ट करना जानते हैं। कभी किसानों को आतंकवादी कहा, कभी कुछ कहा। इनको मुंह की खानी पड़ेगी, समय ज़्यादा दूर नहीं है। सर और आप कुछ कहना चाहेंगे? जो मोदी सरकार इतने टाइम से चुप है, उन्होंने ये भी बोल दिया कि एक बार बिल इम्प्लीमेंट होने दो, अगर कोई चेंजेस है तो हम कर देंगे। ये देखो, चुप उस बात का सीधा उदाहरण है जब व्यक्ति के अंदर बहुत भारी कमी होती है। सरकार के अंदर कमी है कि वो इस बात के जो मुंह फेर कर हमसे बातें नहीं कर रही है और किसानों के बारे में बोलने से बच रही है, वो सीधा सीधा आरोप सरकार है, सरकार आरोपी है, इस बात का सिद्ध करता है। सर और आप हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे जनता को? सरकार जनता तो आज पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ हो चुकी, त्रस्त है। चाहे वो महंगाई की बात है, डीजल पेट्रोल की बात है, रसोई की बात है, इनकी तमाम नीतियां फेल हो चुकी हैं। सरकार को सिर्फ हम ये चेताना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारे किसानों का जो पूरा का पूरा वर्ग आज मजबूर कर दिया इन्होंने रोडों पर बैठने का, उनके तीनों कानून रद्द करें और देश की जो तरक्की है, देश का जो सही रास्ता है, वो किसानों के खेत से होके जाता है। सर
जैसे कि नारा लगाया जा रहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा गरीब मार हो रही है। तो अगर कांग्रेस आती है सत्ता में तो आप लोगों का गरीबों के प्रति क्या कार्य रहेगा? असली कोई पार्टी है इस देश में वो कांग्रेस है, जो संविधान का सम्मान करती है, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। और लोगों को अब विश्वास हो गया, जो हमारे साथ जो वो ठगे गए, झूठ बोलकर जिन्होंने वोट लिया था, उनका पर्दाफाश हो चुका है। आने वाले समय में दोबारा से आम गरीब किसान मजदूर का राज होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज जनता जनार्दन ने मान लिया इस बात को। ये तानाशाही है, जिस तरह से इन्होंने, आप सब जानते हैं कि ईवीएम का प्रकरण हो या और नोट के मामले हो, वो सारे जनता के सामने आ चुके हैं। जनता जनार्दन ये मान गई कि सही मायने में कोई देश को चला सकती है वो कांग्रेस पार्टी है। धन्यवाद सर। अशोक भाई। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? एडवोकेट अशोक टाक। सर, मैं जानना चाहूँगी कि बीजेपी का रवैया किसानों को लेके इतना गलत क्यों है? आपको क्या लगता है? देखो, बीजेपी का जो रवैया, क्योंकि आए दिन उन पे लाठीचार्ज होता है, उनको कभी आतंकवादी बता दिया जाता है, कभी उनको खालिस्तानी बता दिया जाता है, तो आखिर माजरा क्या चल रहा है सर? देखिए, जो ये बीजेपी पार्टी है, बीजेपी जब सत्ता में आई थी, सत्ता में इन्होंने मजदूर और किसान की बात की थी। लेकिन जब ये सत्ता इन्होंने पूरी तरह हथिया ली, उस टाइम इनको सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि आज देश का किसान मजदूर अपने आवाज़, अपना हक मांग रहा है, और जो भी वर्ग आज अपना हक मांगता है वो बीजेपी को सबसे बड़ा अपना दुश्मन दिखाई देता है। सर, बीजेपी के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उनकी आवाज़ दबाने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपनाती है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये इनकी डिक्टेटरशिप है। इनकी जो पॉलिसी है कि दबाओ और राज करो, फूट डालो और राज करो, तो इन लोगों की जो डिक्टेटरशिप है वो लोगों के सामने आ चुकी है। आज देश का सभी वर्ग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, मिडिल क्लास हो, व्यापारी वर्ग हो, सभी वर्ग इससे त्राही त्राही हो चुका है। और मौका आने पर बीजेपी का लास्ट टाइम 2 सीट थी, वही इसकी 2 सीट रह जाएगी। सर, और आप हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे किसान आंदोलन के बारे में? आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे देश के जो किसान जो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, और कम से कम 250 से ज़्यादा उन्होंने अपनी शहीदी अपने हक के लिए दी है, तो मैं देश के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वे हमारे देश के किसान और मजदूर वर्ग का साथ दें। जय हिंद, जय किसान। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी? नमस्कार जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सेवा दल से। और पिछले लंबे समय से जो है हमें 7 दिन हो गए किसान आंदोलन का हमने समर्थन किया हुआ है। और आज जो है हम बाइक रैली निकाल रहे हैं, करीबन 5 बजे पूरे शहर को कवर करेंगे, ताकि प्रशासन तक ये बात पहुँचे कि किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं, प्रशासन करने को सुन नहीं रहा है उस चीज़ को। और इसके बाद 10 तारीख को कहने में हम जो है हाईवे जाम करने वाले हैं, ताकि प्रशासन तक बात है। देखिए मैम, इसमें जो है किसान आंदोलन जो है, जो 3 काले कानून में उन्होंने लाए, उनको किसानों ने मांगा नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, MSP पे कोई कानून नहीं बना रही, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म नहीं कर रहे, तो किसान इन्हीं चीज़ों से आहत है। जब किसान अपनी ही ज़मीन से उठ जा रहा है, उसको कीमत नहीं मिल रही है उस फसल की, तो जाहिर सी बात है किसान आंदोलन पर बैठे। इसके साथ साथ उन्होंने निजीकरण कर दिया है। निजीकरण से क्या है, बैंक कर्मी हड़ताल में बैठ गए हैं, रेलवे कर्मी हड़ताल में बैठे हैं, ट्रेड यूनियन हड़ताल में बैठे हैं। इस तरह का माहौल इन्होंने बना दिया है। कोरोना काल के नाम पे इन्होंने भुखमरी फैला दी है। आप देखो, छोटे जो व्यापारी थे वो बेचारे खत्म हो गए हैं। अब किसान आंदोलन का असर आम जनता पर भी पड़ने वाला है। उसमें आम जनता पर असर किस तरीके से पड़ेगा? जो भी चीज़ें आप रेडी पटरी मंडियों में सस्ते दामों पे खरीद लेते हो, आगे वो जाके मॉलों में मिलनी शुरू हो जाएगी। और मॉलों में मिलेगी तो आपको पता है वो पैकेटों में मिलेगी, उसमें GST भी लगेगा, टैक्स भी लगेगा, तो आम जनता उसको खरीद नहीं पाएगी। उसका कैसे पेट भरेगा? दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने 1057 स्कूल जो है हरियाणा के अंदर बंद कर दिए, सरकारी स्कूल थे, और प्राइवेट स्कूल पे जोर दे रहे हैं कि भाई निजीकरण नहीं, इंग्लिश मीडियम बनाया जा रहा है। पर उसमें देखिए, इंग्लिश मीडियम बनाने के तौर पे क्या होता है कि उसमें फैसिलिटीज़ दी जाए, बिल्डिंग जो है, जो स्कूल बिल्डिंग है उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए या उसको अपग्रेड किया जाए, ये चीज़ें होती हैं। और बच्चों को फैसिलिटी दी जाए, जैसे कॉपी किताब की होगी, ड्रेस की होगी, बैग्स वगैरह की होगी,
ये चीज़ें होनी चाहिए। टीचर हैं वो अव्वल दर्जे के होने चाहिए, जो ताकि प्राइवेट में बंदा पकेगा ही नहीं अगर सरकारी स्कूल अच्छे होंगे। ये सरकारी स्कूल इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि सरकार जो है अपना रवैया जो है उसको नहीं सुधार रही है, उसमें फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है। यही कारण है कि सरकारी स्कूल बंद होने की सरकार है। अच्छा, एक मैं आपको मुद्दा और बता रहा हूँ। अभी जो है हमारा नगर निगम गाँव जो है उसमें हमारा गाँव आता है समस्तीपुर, उसमें जो है इन्होंने पानी के बिल जबकि पानी के कनेक्शन पे जो है जो लगे हुए हैं नगर निगम में उन पर कोई मीटर नहीं लगा है और एवरेज बिल भी है उसमें 12,595 रुपये का मेरा बिल आया हुआ है, जबकि पूरे गाँव का जो बिल है वो 1209 रुपये सभी घरों का, किसी में कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है नगर निगम सरकार के साथ मिलकर विरोध कर रहा है, वो आम जनता को जाहिर है। इस तरीके से तो आम जनता जो है कि नहीं। जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखिए, कुछ लोग बीजेपी की जो सरकार थी जब सत्ता में आई थी, इन्होंने बहुत लुभावने वादे किए। 2 करोड़ रोज़गार देंगे, 15-15 लाख खाते में भेज देंगे और हर घर में एक नौकरी होगी। तो इस तरह के वादों के साथ ही सरकार जो है सत्ता में आई थी, पर इन वादों पे किसी में भी ये खरी नहीं उतरी है और उल्टा जो है भुखमरी बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। जो हमारे युवा हैं वो MA डिग्री भी है और M.Com करके बेचारे ऐसी पटरियाँ लगा रहे हैं और उनको कहते हैं पकौड़ा तल लो आप। ये कोई रोज़गार हुआ क्या? जी न्यूज़ जैसा इतना बड़ा चैनल है जो इनका खुद बिकाऊ चैनल मैं उसको कह सकता हूँ, उसको मोदी जी कहते हैं कि जी आपके ऑफिस के बाहर अगर कोई पकौड़ा बेच रहा है तो वो रोज़गार नहीं है। कितना शर्मनाक बयान है कि मोदी जी इतने बड़े पद पे बैठ के इतना शर्मनाक बयान देते हैं। सरकारी नौकरियाँ ये ख़त्म कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? अभी इन्होंने रोज़गार का वादा किया, अब रोज़गार तो दे ही नहीं रहे, तो इसलिए सरकारी नौकरियाँ ख़त्म कर रहे हैं ताकि युवा सरकारी नौकरी मांगेगा ही नहीं। मेरा मानना तो ये है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो इससे अच्छा तो ये है कि अपने बच्चे को किसी हाथ के दस्तकार में डाल दें ताकि वो अपने समय में जब वो युवा हो तो वो बहुत अच्छा कारीगर बन जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी तो रह ही नहीं गई। आपने देखा कि कांग्रेसियों ने अपनी मंशा साफ कर दी है बीजेपी सरकार को लेके। आखिर वो भी जानना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार इतने टाइम से चुप क्यों है, क्यों किसानों के हित में जो भी उन्होंने लॉज बनाए उसको वापस नहीं ले रही है, क्योंकि किसान भी यही चाहते हैं। अभी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन सुमित के साथ, और आप देख रहे थे द हिंद वॉरियर। जैसा कि आपने देखा, हमारी संवाददाता मानसवी शर्मा ने कांग्रेस पदाधिकारियों से बात की और साथ ही उनका पक्ष आप तक रखा। ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।